प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस बात का डर था वही हुआ। यूएस ने फाइनली ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक किया है। बट हाँ, स्टॉक मार्केट का अगर आप रिएक्शन देखेंगे ना, मतलब जब अटैक हुआ था उसके बाद लग रहा था कि शायद वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट्स में इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन सरप्राइजिंगली ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स का अगर परफॉर्मेंस देखेंगे ना, मोस्टली कहीं कहीं डाउन है। ऐसा नहीं कि डाउन नहीं है, लेकिन जिस तरह का रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस तरह का नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक मार्केट से नहीं आया है। तो जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि ऐसा क्यों हो रहा है और अभी नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया, इसका क्या मतलब है। मतलब फ्यूचर में भी क्या इसका कोई खास असर स्टॉक मार्केट पे नहीं पड़ेगा, जानने की कोशिश करेंगे। और सेकंड पॉइंटर है, जेफरीज का नेगेटिव कमेंट्री आया है इंडियन स्टॉक मार्केट्स को लेकर। क्रिस वुड के बारे में कई बार मैंने उनके व्यूज़ को आपको बताया है ना। मोस्टली इंडियन स्टॉक मार्केट्स को लेकर वो बुलिश रहते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जिसको लेकर थोड़े परेशान दिख रहे हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट से उन्हें क्या प्रॉब्लम लग रहा है फिलहाल। डिटेल में जानेंगे सभी कुछ। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले इंडियन मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। तो देखिए, लार्ज कैप के तो हालात अच्छे नहीं हैं। मतलब सुबह तो 1% से भी ज़्यादा गिरा हुआ था, पूरा मार्केट बुरी तरह से गिरा हुआ था ज़्यादातर ना। डिफेंस को छोड़कर कुछ भी पॉजिटिव नहीं था सुबह अगर आप देखते। उसके बाद धीरे धीरे पॉजिटिविटी आया ना। लार्ज कैप ऑफ कोर्स अभी भी डाउन है, लेकिन नीचे देखें ना तो नीचे तो नेगेटिविटी आपको नहीं दिखेगा। और सेक्टर थीम डिफेंस को छोड़कर सभी कुछ नेगेटिव था। अब देखिए ना, अब तो बहुत सारे सेक्टर्स और थीम में पॉजिटिविटी आया है। डिफेंस देखिए, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। सिंपल है ना, मतलब कोविड के समय क्या हुआ था, कुछ लोगों को लग सकता है डिफेंस क्यों अच्छा करा। कोविड के समय क्या हुआ था, कोविड के समय पूरी दुनिया में प्रॉब्लम चल रहा था, तो अच्छा क्या कर रहा था, अच्छा कर रहा था हेल्थ केयर ना। हेल्थ केयर रिलेटेड बहुत अच्छा, फार्मा कंपनीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, ठीक है, उनके लिए तो पॉजिटिव जा रहा था। ऑल दो पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम था। आईटी भी बहुत अच्छा कर रहा था क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चल रहा था सभी जगह, ठीक है। उसी तरह से अभी लड़ाई चल रहा है, तो लड़ाई के समय नेचुरली डिफेंस कंपनीज का परफॉर्मेंस अच्छा होगा और बाकियों पर ज़्यादातर नेगेटिव असर पड़ेगा। डिफेंस के अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ठीक है, और सेंट्रल पीएससी का भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। गिरा क्या है, आज सबसे ज़्यादा आईटी गिरा है, आईटी के बाद ऑटो भी अच्छा खासा गिरा है, और नीचे भी कुछ और सेक्टर्स अगर आप देखेंगे, एफएमसीजी, बैंक, ये सब भी गिरा हुआ है, ठीक है। तो आज ऑफ कोर्स ये प्रश्न आएगा कि आईटी इतना ज़्यादा क्यों गिर गया। बाकी सब गिरा है लेकिन इतना ज़्यादा तो नहीं गिरा है, क्योंकि डिफेंस बहुत ज़्यादा ऊपर गया, समझ में आता है आईटी के साथ क्या हुआ। तो देखिए, आईटी क्यों गिरा है, इसके लिए आपको एक्सेंचर के रिजल्ट्स देखने होंगे। जब भी एक्सेंचर का रिजल्ट हमेशा पहले आ जाता है ना। एक्सेंचर का रिजल्ट जब भी आप देखेंगे, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो इंडियन आईटी सेक्टर की ज़्यादातर केसेस में आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव होगा। वहाँ कुछ नेगेटिविटी आएगा तो इंडियन आईटी कंपनीज गिर जाती हैं, ठीक है। तो एक्सेंचर का अगर रिजल्ट देखेंगे मोस्टली पॉजिटिव है, सिर्फ एक इश्यू है जिसके कारण नेगेटिविटी फैला है, ठीक है। तो Q3 का उनका जो रिजल्ट आया ना, उसके मतलब एक समय तो एक्सेंचर का जब रिजल्ट आ रहा था ऑलमोस्ट 12% के आसपास गिर गया था, लेकिन 7% के आसपास गिर के क्लोज हुआ है। तो ऐसा क्या हो गया। तो देखिए, मोस्टली पॉजिटिव रहा है ना। मतलब ईयर ऑन ईयर अगर आप रेवेन्यू देखें तो 8% से बढ़ा है, ठीक है। मतलब मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज़्यादा आया। 8% को ज़्यादा तो नहीं होता, लेकिन मार्केट के एक्सपेक्टेशन के मुकाबले ज़्यादा आया है। और मोस्टली ये इसलिए आया है क्योंकि उनका जो एआई ड्रिवन सर्विसेज है ना, उसका परफॉर्मेंस अच्छा आया है। उसके बाद प्रॉफिट पर शेयर भी उनका बढ़ा है, ठीक है। जो एस्टिमेट था उससे काफ़ी बढ़कर आया है, तो वो भी पॉजिटिव है। उसके बाद ग्रॉस मार्जिन भी पहले के मुकाबले बढ़कर आया है, ठीक है, सभी कुछ। और रेवेन्यू जो ग्रोथ का गाइडेंस है, आउटलुक फुल ईयर का, पहले बोल रहे थे 5 to 7%, अब उसको बढ़ाकर 6 to 7% कर दिया गया। मतलब आपने क्या बढ़ा दिया, 1% से बढ़ा दिया। ऐसे ही आईटी के हालात, ऐसे इंडिया में भी तो ऐसे ही बढ़ रहा है ना, कि नहीं। हाँ, लेकिन हाँ, मोस्टली ये सब पॉजिटिव फ्रंट पे था। तो निगेटिव कहाँ हुआ। निगेटिव देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्यूचर में बिजनेस क्या होगा ये बताओ। तो उसमें आईटी में आप देखते हैं न्यू बुकिंग्स। बुकिंग्स का मतलब हुआ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब अगर आपको पहले से पता है कि नहीं ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि मेरे पास हैं, तो ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू बहुत हद तक सिक्योर्ड रहता है कि नहीं, ये तो आपको गारंटीड ये पैसा तो मिल ही जाएगा। उसमें कमी आया है। मतलब ये जो थर्ड क्वार्टर है उसमें 6% पहले के मुकाबले कम हुआ है, और उससे पहले के क्वार्टर में तो 3% से कम हुआ था। तो पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा गिरावट आया है, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिविटी आया है, और इसीलिए एक्सेंचर का शेयर भी बुरी तरह से गिरा, और उसके कारण इंडियन आईटी स्टॉक्स भी आज बुरी तरह से गिरे। यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स का परफॉर्मेंस देखेंगे ना,
तो यहाँ पे देखिए प्री मार्केट, यूएस का प्री मार्केट, इसको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है ना यहाँ पे तो सभी कुछ आपको पॉजिटिव दिख रहा है, मतलब फ्लैट ही बोलेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है लेकिन एटलीस्ट नेगेटिव तो नहीं है ना। तो यूएस मार्केट्स को तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा है। एशियन मार्केट्स को भी देखें ना तो मोस्टली आपको फ्लैट ही देखने को मिलेगा, मतलब हांगकांग और चाइना का मार्केट तो ऊपर है, ठीक है, यहाँ भी कोई निगेटिव असर नहीं दिख रहा है। यूरोपियन मार्केट्स भी देखें तो मोस्टली फ्लैट है या थोड़ा बहुत गिरा है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ गया इन मार्केट्स पे, ठीक है। तो ये हुआ। अब आज का मेन टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं ना, यूएस इजराइल और ईरान क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए फाइनली यूएस ने अटैक किया, मतलब डोनाल्ड ट्रंप बोले ना 2 वीक्स हमने टाइम लिया उसमें डिसाइड करेंगे, लेकिन हाँ तुरंत उन्होंने कर दिया अटैक, ठीक है। तो उसके 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे अटैक किया गया है और मोस्टली ऐसा बोला जा रहा है कि ज़्यादातर केसेस में वो पूरी तरह से उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे रिस्क क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मार्केट ज़्यादा गिरा क्यों नहीं, तो मार्केट इसलिए नहीं गिरा क्योंकि ईरान को कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मार्केट एक तरह से इसे पॉजिटिव ले रहा है, अगर माना जाए कि भाई ईरान, पहले तो इजराइल ईरान था ना, दोनों एक दूसरे को परेशान कर रहे थे, मतलब बुरी तरह से डैमेज कर रहे थे, आप एक तरह से बोल सकते थे, ठीक है। लेकिन जब यूएस आ गया इजराइल के साइड से तो ऑफ कोर्स वहाँ वो साइड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। ईरान ऑफ कोर्स अकेले सामना नहीं कर सकता है ना, और अनफॉर्चुनेटली ईरान के तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट, मतलब इनडायरेक्टली तो ऑफ कोर्स बहुत लोग बोल रहे हैं ये वो, लेकिन यहाँ पे तो आपको जैसे यूएस ने कैसे आगे बढ़कर अटैक कर दिया ना, उस तरह का कोई सपोर्ट तो नहीं है ना, ठीक है। तो इससे मार्केट को थोड़ा रिलीफ लग रहा है कि भाई शायद यूएस के आने से ये जो भी प्रॉब्लम चल रहा है सेटल कर जाए, ज़्यादा एक्सकेलेट ना हो, ठीक है, ये है। लेकिन यहाँ पे रिस्क ये है कि मान लीजिए ईरान यहाँ पे नहीं रुकता है और यूएस पे कोई अटैक कर देता है, यूएस के बहुत सारे रिसोर्सेज है ना आसपास मिडिल ईस्ट में, अगर वहाँ पे अटैक हो जाता है, ठीक है, तब तो ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट करेगा। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बताया था ना, कि अगर वो ईरान बंद कर देता है यहाँ पे या फिर वहाँ पे कुछ डिस्ट्रप्शंस ले आता है तो उसके कारण पूरे वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम होगा और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो वो एक सबसे बड़ा डर है फिलहाल, ठीक है ना। अगर वो होता है तो प्रॉब्लम हो सकता है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस जो अभी ना 78 79 के आसपास जा रहे हैं ना, वो 100 के आसपास चला जाएगा या फिर उसको भी क्रॉस कर लेगा, तो उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर से मैं थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है ना। तो वर्ल्ड का जो पूरा क्रूड ऑयल है ना, सो ऑलमोस्ट 1/5 यहीं से क्रॉस करता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से मोस्टली एशिया में जो भी क्रूड ऑयल आता है फिर गैस आता है इसी रूट से आता है, ठीक है। मिडिल ईस्ट में ही सारे कंट्रीज़ हैं ना बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसर या फिर गैस प्रोड्यूसर, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया में डेली हम इंपोर्ट करते हैं अबाउट 5.5 मिलियन बैरल्स, ठीक है, क्रूड, उसमें से 2 मिलियन बैरल यहीं से आता है, इसी रूट से आता है, तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इंडियन मार्केट भी देखें तो शुरू में तो रिएक्ट किया मॉर्निंग में, लेकिन बाद में कोई खास रिएक्शन नहीं आ रहा है, लार्ज कैप्स में ही थोड़ा बहुत दिख रहा है। वो ऐसा क्यों हो रहा है? तो इंडिया में भी कंफर्ट है, ठीक है, और वर्ल्ड में भी कंफर्ट है। तो इंडिया का कंफर्ट क्या है? एक तो देखिए इंडिया में ना रिजर्व्स बहुत सारा रखा हुआ है कि भाई अगर रुक भी जाता है, मान लीजिए किसी केस में ना हम इम्पोर्ट नहीं कर पाते हैं, फिर भी 2-3 वीक्स तक हमें प्रॉब्लम नहीं होता क्योंकि रिजर्व रखा रहता है। एक तो वो, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, मिडिल ईस्ट से ऑफ कोर्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, लेकिन आजकल रसिया से, मिडिल ईस्ट के सारे कंट्रीज़ को अगर आप ऐड अप कर देना, उससे ज़्यादा हम रसिया से लेना स्टार्ट कर चुके हैं, ठीक है, क्रूड ऑयल, ठीक है। तो अगर ये प्रॉब्लम होता है तो वो ना हम कोशिश करेंगे भाई रसिया से थोड़ा और ले लें, ठीक है, क्योंकि रसिया इस रूट से हमें ऑयल नहीं भेजता है। एक तो ये, दूसरा कतर से हम गैस लेते हैं और कतर भी इस रूट से गैस नहीं भेजता है, तो वो भी प्लस पॉइंट है। और क्रूड ऑयल के लिए ऑफ कोर्स सिर्फ मिडिल ईस्ट तो है नहीं ना, रसिया जैसा मैंने बताया, उसके बाद यूएस से हम ले सकते हैं, उसके अफ्रीकन कंट्रीज से ले सकते हैं, लैटिन अमेरिका के कंट्रीज से ले सकते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ से जब लाएंगे तो क्रूड काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, ये अग्री, प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगे, टोटली अग्री, लेकिन ऐसा नहीं कि बंद हो जाएगा, ज़्यादा कीमत देना पड़ेगा लेकिन मिलता रहेगा, ठीक है। ये सब कंफर्ट जो मार्केट को मिल रहा है वो है। एलएनजी भी वही है, ऑस्ट्रेलिया से ले सकते हैं, रसिया से ले सकते हैं, यूएस से ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन महंगा थोड़ा लेना पड़ेगा। अगर रसिया से तो सस्ता ही मिलेगा, दूसरे कंट्रीज से लेंगे थोड़ा महंगा पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा दूर से आ रहा है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। एक ये कंफर्ट है। दूसरा कंफर्ट ये है कि चाइना भी मिडिल ईस्ट से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 47% इंपोर्ट इसी रूट से आ रहा है चाइना का,
ठीक है। तो ऑफ कोर्स बंद, क्योंकि चाइना तो ईरान का फ्रेंड है ना, और ईरान को ऑलमोस्ट 80% जो क्रूड ऑयल है वो चाइना ही लेता है, ठीक है, इंपोर्ट करता है। तो अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है ना, तो उसका खुद का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा चाइना को भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसको चाइना पसंद नहीं करेगा, और मिडिल ईस्ट के दूसरे कंट्रीज़ के लिए भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिससे टर्म्स उन लोगों से भी और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारा चीज़ें हैं उसको देखकर, क्योंकि आज तक ऐसा ईरान ने कभी किया नहीं, पहले भी कई बार लड़ाई हुआ ना, ईरान ने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो चांसेस कम है कि वो करेगा। ठीक है, मान लीजिए कर देता है, तब क्या होगा? तो यूएस नेवी का वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेजेंस है। ठीक है, तो अगर कुछ करता भी है तो मोस्टली ऐसा, मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं खुद का व्यू नहीं दे रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं उनका बोलना है कि भाई 2 से 3 दिनों में अगर ईरान क्रिएट करता भी है तो 2 से 3 दिनों तक से ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं चलेगा, क्योंकि यूएस का वहाँ अच्छा खासा प्रेजेंस है, और प्लस मिडिल ईस्ट की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वो भी यूएस का हेल्प करेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस में बुरी तरह से बैठ जाएगा। और प्लस जैसे चाइना है वो भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका भी बिजनेस बर्बाद हो रहा है, इंडिया भी परेशान होगा। ठीक है, सब बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, इसीलिए 2 से 3 दिन, शायद फ्यूचर में क्या होगा देखना होगा, लेकिन ये सब बहुत बड़ा कंफर्ट देता है, जिसके कारण लगता नहीं है कि कोई मेजर प्रॉब्लम आना चाहिए। तो फिलहाल ये जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके बारे में बोला जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इसके कारण ऑफ कोर्स मार्केट में वोलेटिलिटी बना रहेगा ना, कौन कब क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसके आधार पे मार्केट अप डाउन करता रहेगा। लेकिन हाँ, इससे कोई मेजर करेक्शन नहीं लगता है कि आने वाले नियर फ्यूचर में एटलीस्ट होना चाहिए। देखिए, बड़ा यहाँ पे इशू तब आएगा ना, जैसे बड़े कंट्रीज़ लाइक रशिया या फिर चाइना पूरी तरह से ईरान के फेवर में चले जाएं। ठीक है, वो बहुत बड़ा निगेटिव होगा। ठीक है, या फिर न्यूक्लियर कैपेबल पाकिस्तान अगर वो बोले कि नहीं मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, हाँ, तो ऐसा तो कुछ पाकिस्तान करने नहीं जा रहा है, आप लोग तो अच्छी तरह से पहचानते हैं पाकिस्तान को। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा इशू फिलहाल नहीं लगता है कि होना चाहिए, बट हाँ वोलाटाइल रहेगा मार्केट, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। और मान लीजिए ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, वहाँ पर जो शिप्स जा रहे हैं उस पर कुछ बम्बार्डिंग हो गया, ऑफकोर्स वहाँ पर मार्केट बुरी तरह से रिएक्ट करेगा 1-2 दिन तक। ठीक है, उसके लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ दिनों के बाद मेजर इशू फिलहाल जो भी कंडीशंस हैं उसको देखकर नहीं लगता, इसीलिए मार्केट्स वर्ल्ड वाइड आपने देखा है ना, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। नाउ जान लेते हैं कि क्रिस्टोफर वुड इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर थोड़े परेशान क्यों हैं। तो देखिए, वहाँ पे 2 इश्यूज़ वो बोल रहे हैं। एक तो बोल रहे हैं कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया, खासकर मिड कैप सेगमेंट में वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो कई बार हम पहले भी ना हमेशा डिस्कस करते हैं हम लोग कि भाई मिड कैप स्मॉल कैप का वैल्यूएशन अभी भी ज़्यादा है, तो इसको लेकर वो परेशान है। दूसरा बोल रहे हैं कि IPOs फिर से बहुत ज़्यादा आने जा रहा है। तो नेचुरली जब IPO आएगा ना, एक हुआ प्राइमरी मार्केट, एक हुआ सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मीन्स IPO, जहाँ से पहली बार पैसा उठाया गया, और सेकेंडरी मार्केट जो कि हम बाय सेल ना, स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड है वहाँ बाय सेल करते हैं। तो बहुत ज़्यादा IPO आएगा, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पैसा उस IPO में चला जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में शायद ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसलिए भी वो परेशान है कि भाई IPOs अगर बहुत आएगा तो पूरा पैसा उधर ही चला जाएगा, सेकेंडरी मार्केट में कोई खास हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। तो 2 रीजंस वो बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि भाई प्रोमोटर्स और अदर इन्वेस्टर्स ने अबाउट $13 बिलियन का, आप लोग उससे साथ डिस्कस भी मैंने किया था, प्रोमोटर्स काफ़ी बेचा है उन्होंने, $13 बिलियन का सेल ऑफ हुआ है। ठीक है, तो उनका ये बोलना है कि भाई अप्रैल 7 से निफ्टी 50 को अगर आप देखें ना, तो 14% के आसपास का गेन हो चुका है, क्योंकि उधर तो बहुत गिरा ना, सितंबर लास्ट से अगर आप देखते तो बुरे हालात थे, उसके बाद अप्रैल ऑनवर्ड्स ऊपर जाने लगा। तो अप्रैल 7 ऑनवर्ड्स देखेंगे तो निफ्टी 50 14% के आसपास ऊपर गया है, और करेंटली 22.2 टाइम्स का मतलब 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग अगर आप देखें ना P, तो उसके हिसाब से 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स को देखें तो ये अबाउट 24% के आसपास ऊपर गया इसी टाइम पीरियड पे। ठीक है ना, तो वहाँ 1 ईयर फॉरवर्ड P अबाउट 27 टाइम्स के आसपास है। तो वही बोल रहे हैं कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा हो गया और बहुत सारे IPOs आ रहे हैं, तो इसलिए नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम बना रहेगा, कोई बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद ना रखें। ठीक है, तो अगेन कोई नई बात नहीं है, तो हम लोग हमेशा डिस्कस करें कि शॉर्ट टर्म में हिकअप्स रहेगा। एक तो प्रॉब्लम चल रहा है बाहर का जियोपॉलिटिक्स, उसके कारण प्रॉब्लम, और दूसरा इंडिया में देखिए बहुत सारा पॉजिटिव है, बार बार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कट, टैक्स कट, ये सब पॉजिटिव है, लेकिन असर होने में टाइम लगता है, कुछ महीने लग जाते हैं, ये सब आपको समझना होगा। ठीक है ना, कर दिया हो गया ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, लेकिन हाँ स्टॉक मार्केट पहले रिएक्ट करता है, टोटली एग्री, इसीलिए तो रिएक्ट भी किया है ना। लार्ज कैप में 14% के आसपास, मिड कैप में 23-24%, मतलब जो गिरा था उससे थोड़ा रिकवरी तो हुआ है ना।
तो ऑलरेडी मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, लेकिन अब मार्केट थोड़ा वेट करेगा, देखेगा ठीक है भाई अब जो भी एक्शन लिया गया उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है ना। तो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा इम्प्रूव होकर आने लगे ना, और इन्फ्लेशन इसी तरह से कंट्रोल में रहे, या फिर आने वाले महीनों में 1-2 रेट कट और हो जाए, तो ये सब फिर से मार्केट में पॉजिटिविटी देगा। तो बिल्कुल मार्केट में आएगा पॉजिटिविटी, लेकिन नियर फ्यूचर में जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि वोलेटिलिटी बना रहेगा। तो देखिए अभी करना क्या है, तो 2 चीज़ मैं आप लोग को हमेशा बताता हूँ। अगर कोई लोन है जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आप पे कर रहे हैं, उसे क्लोज़ करें, ठीक है। सबसे टॉप प्रायोरिटी आपका यही होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर 1। नंबर 2, जो भी पैसा है, जब भी जैसे अगर आप छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, SIP STP कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत ही, वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बड़ा पैसा है, आप एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, SIP STP आप नहीं करना चाहते, इन दैट केस जब जब मार्केट गिरे तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। एक्यूमुलेट, देखिए ये एक्यूमुलेट करने का समय है, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट अगर आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हैं ताकि अच्छे रिटर्न जनरेट कर सके मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, तो ये फेज़ है एक्यूमुलेशन फेज़। जब जब मार्केट गिरे थोड़ा थोड़ा खरीदारी करते रहें, और यहाँ पे रातों रात अमीर बनना अगर चाहते हैं तो ये मार्केट आपके लिए शायद अच्छा नहीं है। फिलहाल नहीं लगता है कि आप इस मार्केट में रातों रात अमीर बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, मैं भी यही कर रहा हूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।